हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां पर मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। हमारा फर्स्ट टॉपिक था विद्युत की 3 क्लासेस हो चुकी है। आज ये 4th क्लासेज है। क्लास के जस्ट बगल में आपके पास में क्लास की पीपीटी मिल जाती है, पूरी पीडीएफ जो हम यहाँ पे बोर्ड पे करते हैं वो पूरा सोल्यूशन आपको ऐसा कैसा मिल जाता है। और साथ में कंप्लीट पीडीएफ भी इसकी जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के बगल में आपके पास में पूरा जो प्रिंटेबल पीडीएफ जो आप नोट्स के रूप में आप प्रिंट करवा सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, टॉपिक वाइज आपको सारी की सारी पीडीएफ साथ के साथ मिलती जाएगी, आपको और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक सूचना थी। बाकी अब हम चलते हैं क्लास पे। क्लास में हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो आपको अब तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये आप क्लास का साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलिए। जो भी हम कर रहे हैं विद्युत की 3 क्लास में हमने कर लिया है, वो आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो आज ये मान लीजिए क्लास के रूप में अंतिम क्लास है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्वेश्चन के लिए होगी पूरी पूरी। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे विद्युत धारा का एक तो तापीय प्रभाव देखेंगे और एक विद्युत धारा की विद्युत शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद है आपने सब कर लिया होगा, आपको याद ही होगा। शुरुआत से अगर हम चलें तो हमने कितने फॉर्मूले देखे थे आपको पता होगा। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए इस चैप्टर में, और कुछ याद हो ना हो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही पूरा चैप्टर है। सबसे पहले क्यू बराबर एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और आपने एक जो फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा वीर। फॉर्मूला की हम एक ट्रिक से याद कर रहे हैं आपसे, क्यूनी। फिर आपने एक याद किया होगा क्विट याद कर लो, क्विट याद रख लो। क्यू बराबर आई टी, एक आपने ये याद किया होगा। यहाँ पे आई क्या है? धारा। टी क्या है? समय, जो कि हमेशा सेकंड में होगा। और क्यू आवेश है ही सही। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में था एक फॉर्मूला था वीर। वी बराबर आई आर। यहाँ पे आर क्या है? आर है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, इसका धारा का होता है आपके पास में एम्पियर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका है एम्पियर, इसका है ओम, इसका सेकंड है ही सही। वी का वोल्ट था, हो ही गया। अब इतने फॉर्मूले हमने देखे थे। इसके बाद में जो आपने एक प्रतिरोध का देखा, प्रतिरोधकता का क्या था? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में एक संबंध था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। जहाँ पे एल तो क्या थी? तार की लंबाई, और ए क्या था? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि मोटाई। ठीक है, ये हमने रो और आर में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध देखा था, और यहाँ एल लंबाई और ए इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था। एक और फॉर्मूला हमने देखा था, वो था हमारे पास में W बराबर वी क्यू। चाहे इस तरीके से याद रखो, चाहे इस तरीके से याद रखो कि V बराबर W अपॉन क्यू। जहाँ पे W क्या था? वर्क यानी कार्य, Q वही आवेश, V वही विभवांतर या वोल्टेज। ठीक है, और W वर्क यानी कार्य। ये वाला फॉर्मूला ही आज की क्लास में पूरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि W बराबर वी क्यू। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला तो आपने याद कर लिए होंगे, इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। साथ में पिछली क्लास में हमने देखा प्रतिरोधों का संयोजन कैसे? अगर श्रेणी क्रम में है तो उनका जो प्रतिरोध आएगा, कंप्लीट जो प्रतिरोध आएगा वो आर बराबर, जो जितने भी प्रतिरोध आपके पास में R1 R2 R3 जितने भी दिए हुए उनको सीधे सीधे जोड़ देंगे। R1 + R2 + R3, ये उसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा सीरियल कॉम्बिनेशन में। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में कैसा होगा? उसमें 1/r तुल्य प्रतिरोध है वो इस तरीके से निकलेगा कि 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपने उम्मीद है याद कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में बहुत बेसिक प्लस इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास अब तक की इस विद्युत की चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक संभावना है वो आज की क्लास से ही क्वेश्चन आने की, तो आपको पूरा ध्यान रख के पढ़ना है। इतना तो आपको याद है। आगे हम देखेंगे आज की क्लास में क्या। सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा तापीय प्रभाव भी प्रदर्शित करती है। कैसे? कि जब विद्युत धारा जैसे इलेक्ट्रॉन मार्ग में गमन कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में दूसरे परमाणु या अणु कुछ आ जाए तो उनसे क्या उनकी टक्कर हो रही है। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, एक नॉर्मली बहता जा रहा था, लेकिन रास्ते में अगर उसके कोई परमाणु या अणु आता है तो उनसे उनकी टक्कर होती है। अब कोई चीज दो चीजें टकराती है
तो टकराने पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे कोई चीज़ टकराएगी तो टकराव के कारण वहाँ पर गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी। हीट निकलेगी या ऊर्जा उत्पन्न होगी, यूँ समझ लीजिए ऊर्जा जो बहता हुआ जा रहा था, बहता हुआ जा रहा था, वो किसी और दूसरी चीज़ से टकराया, तो टकराते ही वहाँ पे क्या निकली? गर्मी निकली। वो जो गर्मी निकली उसी को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये बिल्कुल आसान शब्दों में हो गया कि इलेक्ट्रॉन बहता हुआ जा रहा है, वो परमाणुओं से टकरा रहा है, जहां जहां वो टक्कर खाएगा उस टक्कर के कारण वहां पे गर्मी निकलेगी। जब भी कहीं टकराव पैदा होता है तो वहां पे हीट निकलती है। आपको यकीन ना हो तो आपके पड़ोस वाले के एक थप्पड़ मार के देख लीजिए, जैसे आप उसके मारेंगे तो मारते ही आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, उसका गाल भी गर्म हो जाएगा और आपका गाल भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो वापस भी मारेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये जो गर्मी पैदा हुई, जैसे आपने उसके मारा तो गर्मी जो पैदा हुई, ये गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ये जो आपकी गतिज ऊर्जा थी ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब यही चीज यहाँ पे विद्युत धारा में क्या हो रहा है कि विद्युत धारा में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कि कोई चालक तार है उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म होकर के ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय करता है, मतलब वो गर्म होकर के अपनी ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो वो जो गर्म हो रहा है वो ही आपका क्या कहलाएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें क्या कोई चीज, हम किसी चीज को लाइट, बिजली दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक है, बिजली देने पे या विद्युत धारा देने पर वो चीज गर्म हो रही है और उस गर्माहट का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो सारे उपकरण इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जैसे हीटर होता है, अब हीटर क्या कर रहे हैं, हम प्लग में लगाया, लगाते ही वो गर्मी देने लग गया। हीटर का काम ही गर्मी देना है, तो गर्मी दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। और जैसे कि आपके पास में विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री, प्रेस क्या हो रहा है? इस्त्री में होता है, आप वही प्लग लगाया, वो गर्म हुई, गर्म होकर के प्रेस जो कर रहे हैं हम कपड़ों पे, वो भी क्या हो रही है? गर्म होकर के गर्माहट जो दे रही है, विद्युत को ऊष्मा में परिवर्तित कर रही है। विद्युत को जो जो चीजें ऊष्मा में परिवर्तित कर रही है वो सभी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है वो आप कुछ इस तरीके से समझिए। ये कि जैसे ये पानी गर्म करने की जैसे रोड होती है, रोड में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने विद्युत धारा दी, विद्युत धारा देने पर जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए, अब इलेक्ट्रॉन गए, ये कुछ इस तरीके की धातु का बना हुआ होता है कि इसके मार्ग में परमाणु या अणु इस तरीके से होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा टक्कर करते हैं। वो जितने ज्यादा टक्कर करेंगे उतना ही ये गर्म होता जाएगा। और ये जो गर्म हो रहा है, ये गर्म होने का मतलब क्या है? ये ऊष्मा बाहर निकाल रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है। उसी ऊष्मा का उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे पानी गर्म करने में कर रहे हो, चाहे कपड़ों पर प्रेस करने में कर रहे हो, चाहे टोस्टर के रूप में कर रहे हो, टोस्ट सेकने के रूप में, या किसी भी चीज में ऐसी चीज जो गर्माहट दे रही है। जैसे कि बाल, हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर में भी क्या होता है? वो गर्म हवा बाहर निकालता है। तो गर्म हवा कैसे निकाल रहा है? वो बाहर से तो हवा ले रहा है, लेकिन वो अंदर कुछ ऐसे रोड लगी हुई है, उस रोड से छू करके वो हवा गर्म होकर के बाहर निकल रही है। तो ये सारी चीजें जो होती है, जो गर्माहट पैदा कर रही है, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। अब इस पे बेस्ड कुछ एक फॉर्मूला देखेंगे हम। हमने इतना तो बात कर लिया था कल की पहले क्लास में कि W बराबर VQ। W क्या होता है? कार्य। अब W बराबर VQ, अगर इतना आपको याद है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V बराबर W/Q लिख सकते हैं। अब किया गया कार्य उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, जो हमने कार्य वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जितना वो कार्य कर रहा है उतनी उसमें ऊष्मा निकल रही है। जितना कार्य करेगा, ये मतलब ये समझ लीजिए जितना तेजी से वो कार्य करेगा उतनी ज्यादा उसमें ऊष्मा निकलेगी। तो ये जो किया गया कार्य क्या है यहाँ पे? W। किया गया कार्य क्या होता है? उत्पन्न हुई ऊष्मा, हीट उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होती है। यानी कि क्या होता है? W और H यहाँ पे बराबर होते हैं। इसका मात्रक भी बराबर होता है, इसका मान भी बराबर होता है। ये आगे हम कार्य ऊर्जा में, हमारे पास चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो किया गया कार्य हीट के बराबर हो सकता है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि V बराबर H/Q लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? V बराबर H/Q। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही जो फॉर्मूला था हमारे पास में था, W बराबर VQ। W बराबर VQ था, उस W बराबर VQ को हमने क्या चेंज कर दिया? W बराबर VQ। यहाँ पे W का मतलब क्या हो गया? W अब हीट में कन्वर्ट हो गई। किया गया कार्य उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होती है। जो W है, वहां पे जो W हो रहा था वही यहाँ पे क्या हो रही है? हीट। और हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं, थर्मल इफेक्ट की, तापीय प्रभाव की, इसलिए हमें यहाँ हीट से मतलब है। तो हीट क्या हो गई यहाँ पे? H बराबर VQ। ये आपको याद रखना है, अभी के अभी याद कर लो कि H बराबर VQ। ठीक है, इसके बाद में H बराबर VQ आपने याद कर लिया, तो हमने पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूले देखे थे। वो क्या था? देखो, आपने ये याद कर लिया कि H बराबर VQ होता है, इतना आपको याद है। अब
इसमें क्या है, फॉर्मूलों का आपस में रूपांतरण होता है। कभी आपको सीधे सीधे v का मान दे दिया जाएगा, कभी आपको सीधे सीधे q का मान दे दिया जाएगा, कभी v और q नहीं दे करके इनके कोई अवयवों का मान दे दिया जाएगा। इस तरीके से नहीं दे करके हमें पता है कि v बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ i और r की वैल्यू दे दी जाए, v डायरेक्ट दे करके i और r, तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यहाँ पे i और r की वैल्यू रखनी है। तो इसलिए इसी a के फॉर्मूले पर आधारित अलग अलग 2-3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, उस पर आधारित बेस्ड इक्वेशन बनते हैं। सिर्फ फॉर्मूला यही याद होना चाहिए कि h बराबर वी क्यू। इस पर आधारित हम 2-3 फॉर्मूले और बनाएंगे, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे कि v बराबर क्या होता है आई आर, और q बराबर क्या होता है, q बराबर इट होता है, क्यू इट। ये आपको याद हो गया, क्विट और ये वीर। वीर और क्विट अगर आपको याद है तो यहाँ पे हम इसके मान रखें। एक फॉर्मूला तो हमने ये याद कर लिया, ठीक है। अब इसमें अगर इसका मान रख दे, मान लो आपने यहाँ पे q बराबर आई टी रखा, तो ये बन गया आपका h बराबर वी आई टी, h बराबर वी आई टी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, जहां पे क्या, समय, धारा और वोल्टेज, इन तीनों में संबंध बता करके आप इसकी हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो हम दोनों का मान रख दें यहाँ पे, दोनों का कैसे, v का भी रख दे और q का भी रख दे, तो v बराबर आई आर और q बराबर इट। दोनों का मान अगर रखें तो h बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, i और i स्क्वायर और r और t। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, h बराबर आई स्क्वायर आर टी। जब आपको प्रतिरोध दिया हुआ हो, धारा दी हुई हो और समय दिया हुआ हो और हीट पूछे, ये हीट और धारा और समय, कुछ भी इनमें से 3 चीज दी और एक चीज पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला वही है, उसी में हम चलते हुए आ रहे हैं कि h बराबर वी क्यू है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट रट लो, चाहे तो आपको बनाना आना चाहिए कि h बराबर वी क्यू आपने याद कर लिया। तो यहाँ पे एक बार तो हमने q की वैल्यू रखी, q बराबर आई टी, तो आई टी तो ये हो गया h बराबर वी आई टी। या फिर हमने दोनों वैल्यू रख दी, h बराबर v बराबर आई आर और q बराबर इट, दोनों की वैल्यू रखी, तो आपके पास बन गया h बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यही ये मान लो आप इसकी वैल्यू नहीं रख करके आप इसी वाले फॉर्मूले में, इसी में यहाँ आप v की वैल्यू रखो, सिर्फ v की। v क्या होता है यहाँ पे, इससे v की नहीं, यहाँ पे i की वैल्यू रखो। अगर i की वैल्यू रखो तो i क्या होता है, i बराबर होता है v अपॉन आर। इसी से i बराबर v अपॉन आर होता है, यहाँ r नीचे चला जाएगा तो i बराबर क्या हो गया, v अपॉन आर। अगर यहाँ पे इसको रख दो तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, h बराबर ये v, फिर ये क्या है v अपॉन आर, और ये क्या है t। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, h बराबर v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। असल में हम कर रहे क्या है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में अलग अलग अवयवों के मान रखने, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़ लिए। ये आपने जो पहले फॉर्मूले पढ़ के आए ये वाले, एक तो ये वीर, एक बराबर एक ये क्विट, ये 2 ही फॉर्मूले हमने इसमें रखा। किसमें रखा, इसको रख रहे हम W बराबर वी क्यू। यहाँ W क्या हो गया, W यहाँ पे हीट हो गई। वर्क किया गया कार्य उत्पन्न हुई उष्मा के बराबर होता है, इसलिए जितना कार्य कर रहे हैं उतनी उष्मा निकल रही है। जितना ज्यादा कार्य करेंगे उतनी ज्यादा उष्मा निकलेगी, जितना कम कार्य करेंगे उतनी कम उष्मा निकलेगी। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, हीट का, H बराबर वी क्यू। और इस H बराबर वी क्यू में हमने 3 अलग फॉर्मूले डिराइव कर लिए। एक तो क्या है आपका H बराबर वी क्यू, दूसरा क्या है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एक क्या है H बराबर वी आई टी, और एक क्या है H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। किसी भी तरीके से अगर आपको ये याद भी नहीं रहे, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी रहे, तो भी आप इस तरीके से ये जो मान दिया हुआ है, इसमें आपको वीर और क्विट, ये 2 तो आपको याद ही है। वीर और क्विट का मान आप यहाँ पे रख करके जो भी आपके पास मान दिया हुआ है उसमें इसको रख करके निकाल सकते हैं। और इतना ही इसके बारे में काफी पर्याप्त है। ये अगर आपने 1 2 3 4 फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद कर लिए, तो आपका कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें आपको नहीं सोल्व होगा। इन 4 फॉर्मूले से डायरेक्ट सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हम देखेंगे आगे इसके बारे में कुछ और। तो ये आप समझ चुके हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, कि जो चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर जो उसके इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं से टक्कर होने के कारण जो हीट बाहर निकलती है, वही उसका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चालक तार गर्म होकर के जो उष्मा निकाल रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है, वह इसका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। अब ये कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, जैसे हीटर हो गया, इस्त्री हो गई, आदि युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताया कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल का तापन नियम। जूल एक वैज्ञानिक था, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया कि जूल का तापन नियम। इसको अलग से याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब भी आप कुछ और निकाल लेंगे, आई का मतलब धारा नहीं निकाल ले, इसलिए आप ये समझ लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल का तापन का नियम, जूल का तापन
नियम। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जूल का तापन नियम क्या होता है, वही होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें जो जूल का तापन नियम है आई स्क्वायर आर टी, यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि H किस किस पर निर्भर कर रहा है, आई पर, आर पर और टी पर। वो कैसे निर्भर कर रहा है कि H बराबर आई स्क्वायर आर और टी। तो यहां सीधी सी बात समझ में आ रही है कि H समानुपाती है किसके, आर के। H आर के समानुपाती होती है, यानी कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही ज्यादा उसमें ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आ गई, आर के समानुपाती है तो जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी। दूसरी बात हो गई कि H समानुपाती है टी के, कि जितने ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगी उतनी ही ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। वही बात है कि जितने ज्यादा समय तक आप रोड को चालू रखोगे पानी उतना ही ज्यादा गर्म होता जाएगा। ठीक है, या फिर जितनी ज्यादा देर तक आप प्रेस को चालू रखोगे वो उतनी ज्यादा गर्म होती जाएगी और कपड़ा जला देगी अगर आप उसको हटाओगे नहीं, बंद नहीं करोगे तो H समानुपाती होगा टी। फिर इसी तरीके से H समानुपाती होगा आपके आई स्क्वायर के, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यह है यहाँ पे आपको तीन संबंध समझ में आ गए कि एक संबंध हो गया ये आर के समानुपाती, दूसरा संबंध हो गया टी के समानुपाती और तीसरा संबंध हो गया आई स्क्वायर के समानुपाती। कुल मिलाकर के ये H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा जो कि क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम, इससे आपको एक चीज और याद हो जाएगी कि जो हीट होती है, हीट का मात्रक क्या होता है, ये भी आपका मात्रक भी आपका जूल ही होता है। जूल जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ही इसका मात्रक रखा गया और ये उन्हीं के नाम पर इस नियम को बोल दिया कि जूल का तापन नियम। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए आप कुछ इस तरीके से कि ये गर्म कैसे हो रही है, इसमें आपके धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, प्रतिरोध के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा और समय पर निर्भर करेगा, यानी कि समय के भी समानुपाती है, प्रतिरोध के भी समानुपाती है और धारा के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये रहे, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे इस्त्री मैंने बताया भी, प्रेस इस्त्री कि गर्म हो रही है, कपड़े प्रेस कर रहे हैं। टोस्टर क्या है, वही जैसे कि गर्म हो रहा है उसमें ब्रेड सिक करके टोस्ट बन के बाहर आ रहा है, तो हीट से ही सिक रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आग नहीं जल रही, वो हीट से, विद्युत को हमने हीट में चेंज किया। विद्युत तंदूर में भी जो रोटी बनाने का जो तंदूर होता है वो विद्युत से भी चलने वाला बनता है, उसमें भी वही गर्माहट से वो रोटी सिक रही है। फिर आपके पास में विद्युत केतली यानी कि इलेक्ट्रिक जग जो पानी गर्म करने का जग जैसा होता है, सीधे आपने रखा, लाइट में प्लग लगाया, पानी गर्म हो गया। ठीक है, विद्युत केतली मतलब इलेक्ट्रिक जग। विद्युत हीटर आप समझ गए, रूम गर्म करने के लिए विद्युत हीटर होता है, रूम हीटर भी होता है, कुछ लोग खाना भी बनाते हैं, उस तरीके से विद्युत हीटर होता है। और ये सब क्या है, जूल के तापन नियम पर आधारित है। कुछ और भी युक्तियां हैं जिसके अंदर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, और वो कौन कौन सी युक्ति है, जैसे कि विद्युत बल्ब में भी इसका उपयोग किया, इस रूल को काम में लिया जाता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को विद्युत बल्ब में भी, या फिर फ्यूज में भी एक फ्यूज को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर आकर के वो टूट जाए, वायर टूट जाए। फ्यूज में यही था कि फ्यूज किसका बना हुआ होता है, एक तो आपको याद होना चाहिए फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज सीटी का, यही याद कर लीजिए, पहले भी बताया फ्यूज किसका बना होना चाहिए, सीटी का। टी मतलब टिन, सी मतलब सीसा, इसको लेड भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज बना होना चाहिए सीटी का, फ्यूज मतलब इसका बनता है सीटी का, सीटी मतलब सीसा और टिन। आगे देखेंगे इसमें कि जैसे कि विद्युत बल्ब में किस तरीके से उपयोग आता है, तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग है बस कि विद्युत बल्ब में। अब विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन के जो धातु, ये तो आपने देख लिया कि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन के बने होते हैं, ये तंतु जो बने हुए होते हैं, ये टंगस्टन के, जो विद्युत बल्ब के अंदर ये जो तार बने होते हैं, ये टंगस्टन के बने हुए होते हैं। इसका गलनांक काफी ज्यादा होता है, मतलब आप सोच लीजिए बल्ब जब जलता है तो कितनी गर्माहट हो जाती है कि पूरे रूम में गर्माहट हो जाती है। ये तो मैं केवल 10, 20, 30 वाट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच लीजिए यहाँ पे 100 वाट का हो या 1000 वाट का हो, हेलोजन लाइट वगैरह जैसी होती है, तो वो कितनी ज्यादा गर्माहट पैदा कर देती है कि गर्मी, सर्दी में भी गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हीट बाहर निकालती है। बल्ब क्या करता है, काफी ज्यादा हीट बाहर निकालती है। तो हमें ऐसी चीज का, वहां पे जो ये तार होता है, ऐसी चीज का बनाना चाहिए जो उस गर्मी में भी पिघले नहीं। वो किसका बनाते हैं, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक होता है, ये समझ लीजिए 3380 डिग्री, 3380 डिग्री के लगभग, सेल्सियस के लगभग इसका गलनांक होता है, यानी काफी उच्च है। ये काफी ज्यादा गर्मी पा करके भी ये पिघल के टूटता नहीं है, मतलब ये उतना ही रहता है। इसलिए ऐसी चीजों का आपको उपयोग करना पड़ता है। मतलब आपके जो भी चीज यहाँ पे बनी हुई है उनका सबका एक रीजन है कि ये क्यों बना, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया, क्योंकि इसका गलनांक काफी उच्च है। हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिसका गलनांक उच्च हो ताकि गए वो ज्यादा गर्मी पा करके भी टूटे नहीं। जबकि फ्यूज में क्या था,
फ्यूज में हमें कम गलनांक वाली चीज चाहिए थी, ऐसी मिश्र धातु चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी अगर बिजली ज्यादा आ जाए तो गर्माहट पा करके वो टूट जा करके जैसे संबंध विच्छेद होगा, जो फ्यूज हट जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा, तो फ्यूज टूटने से वो घरों में परिपथों में विद्युत धारा आने से रुक जाएगी, इससे वो परिपथ का जो संबंध विच्छेद हुआ, इस वजह से वो उपकरण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए फ्यूज में हमें कम तापमान की, कम टेम्परेचर पर टूटने वाली जरूरत पड़ी, जबकि बल्ब में ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा गलनांक वाले की। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूज का आपको बता ही दिया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन से पहले उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ये फॉर्मूला आप दोबारा देख लीजिए कि एक तो क्या है, H बराबर वी क्यू, H बराबर वी क्यू है, V और Q का आप मान रखते हैं तो एक बनता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल का तापन का नियम। एक है आपके पास में H बराबर वी आई टी, और एक हो गया आपके पास में H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जहां जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हम वैसा फॉर्मूला यहाँ पे सीधे काम में ले लेंगे। फॉर्मूला यही आएगा आपके पास में। फॉर्मूला देख करके आप, आज तो सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन करते करते आपको दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आप चाहे तो इसको लिख करके सामने चिपका लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, और ये तो याद हो ही गया होगा कि H बराबर वी क्यू। ठीक है, बाकी हम जब रिविजन क्लास करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद करवा दिए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए कि एक प्रतिरोधक है जो कि 4 ओम का है, ये समझ लीजिए 4 कूलाम इसमें दे रखा है। फिर यदि प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किससे संबंधित है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट से संबंधित आ गया। पहली चीज यहाँ पे पकड़ में आ गई, हीट वाले क्वेश्चन ही है। पहले जो फॉर्मूले थे वो प्रतिरोध से संबंधित थे या फिर आवेश से संबंधित थे, आवेश प्रतिरोध। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से संबंध से, ये फॉर्मूले काफी सारे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 फॉर्मूले मुश्किल से, और वो 10 भी आपस में संबंधित है, सब एक से दूसरे में, और सीधे सीधे याद हो रहे, वीर क्विट, इस तरीके से आपको सीधे सीधे याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊष्मा वाले फॉर्मूले जो हमने आज पढ़े वही फॉर्मूले काम आएंगे कि हीट वाला यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब प्रतिरोधक यहाँ पे आपको दे दिए 4, और प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, 100 जूल, यानी कि ये हो गया H बराबर हो गई 100 जूल, और कितने टाइम में हो रही है, ये हो रही है आपके 1 सेकंड में। प्रति सेकंड बोल रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल, 2 सेकंड में 200 जूल, इस तरीके से बोल रहा है। और R का मान दे दिया आप यहाँ पे R बराबर 4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया उसको एकदम बस यहाँ अलग से लिख लिया। ऊष्मा मतलब हीट, H बराबर 100 जूल, यहाँ पे प्रति सेकंड हो रही है यानी कि टाइम बराबर 1 सेकंड, और यहाँ पे 4 इसका प्रतिरोध दे दिया, और इसके बाद में V इसमें पूछा है, विभवांतर इसमें पूछा है। अब आप यहाँ देखिए H, T, R और V, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ ये देख लीजिए H, T, R और V। एक सेकंड, ये H, T, R और V, ये वाला फॉर्मूला है, सीधी सीधी बात है। ये किस पे, H, I, R, T पे, ये H, V, I, T पे, और ये H, V, Q पे। ठीक है, हमें जो चीज दी हुई है उस पर आधारित सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला ये दे रखा है कि H, V, R, T, यहाँ पे सीधे सीधे हम रख देंगे H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। बस, कुछ भी नया नहीं करना। क्या फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आपके पास में, H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का खेल है। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा हो सकता है, ये वो क्वेश्चन है जिनको आप स्टूडेंट काफी मतलब देख करके टफ समझ करके इसको छोड़ आते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते ही सीधे स्किप करते हैं कि साइंस, हमें बेसिक साइंस पढ़ी है तो इतने क्वेश्चन कहाँ से होंगे, जबकि ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे उठ करके, ऐसे नहीं ये ही क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हमने कर लिए ना यहाँ पे क्लास में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम होने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि देख लेना कि ये क्वेश्चन आपके पास में उठ के आएगा। तो H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब V क्या है यहाँ पे, V यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, H का मान है यहाँ पे 100 बराबर V स्क्वायर अपॉन R, R का मान है 4, और T का मान है यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसको इधर से गुणा किया तो 4 इंटू 100 बराबर हो गया 400, और 1 इंटू V स्क्वायर हो गया V स्क्वायर। तो यहाँ पे V का मान क्या गया, V स्क्वायर बराबर 400 है तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया। V का मान आ गया यहाँ पे आपके पास, 20 का स्क्वायर होता है 400, इसलिए V बराबर 20 वोल्ट। और ये सीधे सीधे प्रतिरोधक के सिरों पर कितना विभवांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। किया क्या कुछ, कोई बहुत बड़ा कोई कुछ थोड़ी था इसमें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको सब मान दे दिए जाएंगे। सब मान देख के सिर्फ आपका दिमाग ये क्लिक करना चाहिए कि इस पर आधारित कौन सा क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि एच बराबर v²/r/t। आगे देखेंगे इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कि 1 घंटे में 50, इसमें यह दे दिया कि 1 घंटे में ये विभवांतर दे दिया और ये कूलाम आवेश दे दिया। आवेश मतलब क्यू का मान दिया आपके पास में 96,000 कूलाम। जो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। इसमें आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप चूक जाओ कि फॉर्मूला कौन सा काम आ रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि फॉर्मूला कौन सा काम आ रहा है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। फॉर्मूला समझ में आ गया तो मुश्किल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। क्यू बराबर 96,000 कूलाम, ठीक है, और 1 घंटे में यानी कि टी बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा हमें हमेशा घंटे को मिनट को सभी को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 घंटा है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटे के अंदर कितने हुए 60 मिनट, और 60 मिनट के अंदर कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 × 60 सेकंड, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपके 3600 सेकंड। अब टाइम भी कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले ये जो कन्वर्ट करने का होता है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम ही कन्वर्ट करने का आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे विभवांतर दे दिया 50 और पूछा क्या है, ऊष्मा परिकलित कीजिए, ऊष्मा परिकलित कीजिए, एच का मान यहाँ पे परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया कि एच वी टी क्यू, इसमें कोई संबंध नहीं है, मतलब एच निकालनी है आपको, ऊष्मा निकालनी है। ऊष्मा निकालने के लिए यहाँ पे आपके वी टी क्यू इनमें से कुछ भी आप लेकर के ऊष्मा निकाल लीजिए। तो इस पर आधारित आपका सबसे जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, एच बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू था, वैसे ही एच बराबर वी क्यू था। ये देख लीजिए आप कि जैसे W बराबर वी क्यू था, वर्क को हमने हीट में चेंज कर दिया। जैसा वहां पे वर्क पड़ रहे थे वैसे ही यहाँ पे हीट पड़ेंगे कि जितना कार्य किया गया उतनी उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, यानी कि उत्पन्न हुई ऊष्मा V × Q के गुणनफल के बराबर। तो H बराबर वी क्यू, सीधे सीधे फॉर्मूला है, और V और Q का मान हमारे पास में है, V और Q का मान हमारे पास में है, तो इससे हम निकाल सकते हैं H का मान। कि H का मान निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, वो है H बराबर वी क्यू, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो सीधी सी बात है, हम इससे मान निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाल सकते हैं कि H बराबर वी क्यू है, तो H बराबर V का मान तो क्या है 50 और Q का मान क्या है 96,000। बस T का यहाँ उपयोग ही नहीं आया। अगर कोई और फॉर्मूला लगाते हम, किसी और फॉर्मूले से भी इसको निकाला जा सकता है, वहां T का उपयोग आ जाता। किसी भी तरीके से आप निकालो, जब हमारे पास में सीधे सीधे यहाँ पे V और Q का मान दे दिया गया तो हम T का उपयोग करना ही क्यों है, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो H बराबर आपके पास में आ जाएगा, ये 1 2 3 4 तो 0 आ गई, गुणा करेंगे 5 30, 5 9 45 और 3 48, आपके पास में ये 48 लाख और ये जूल। अब ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकता है 48 लाख जूल, बाकी इतने बड़े ऑप्शन कम आते हैं, वहां पे किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो में किसी भी मान को किलो में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको पता है कि हम जैसे कोई सब्जी लेकर गए कि 500 ग्राम सब्जी देना, उस 500 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, आधा किलो। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि 500 ग्राम किसी भी चीज को अगर आप किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। अगर इसमें 1000 का भाग देते तो 5/10 यानी कि 1/2 kg, किलो ग्राम, किलो नहीं, वो असल में पूरा होता है किलोग्राम। ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, वैसे जूल को किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही 1000 का भाग दे देंगे। तो H बराबर 48, 1 2 3 4 5, इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल। और इसको कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 गई, आपकी क्या आ गया 4800 किलो जूल। हो गया ना। क्वेश्चन काफी सिंपल है, यहां से तो हमने बढ़ाया, आंसर तो यही आ गया था। अब ऑप्शन क्या होता है उस अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए, यहाँ हम खुद कर रहे हैं, या तो सीधे सीधे जूल में आंसर आ जाएगा। यहाँ आपके पास में जूल नहीं दिया हुआ हो तो वहां पे थोड़ी सी विमा चेंज करवाया था, जूल नहीं हो कि किलो जूल दे दिया हो, तो आप यहाँ कॉमन सेंस लगाना, किसी भी चीज में किलो दे दिया हो तो आपको 1000 का भाग देना है, और यहाँ इस तरीके से आप 4800 किलो जूल आंसर आ जाएगा। किया क्या, टी का यहाँ पे उपयोग नहीं आया, टी का हमने उपयोग नहीं लिया, दूसरा कोई फॉर्मूला लगाते तो उसमें उपयोग आ सकता था। हमारे पास में सीधे सीधे क्यू और वी के आधार पर, इतने से के आधार पर हमने यहाँ मान निकाल लिए। बस करना क्या है, क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है उसको एक साथ आप लिखो कि भाई यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पूछा है, फिर आप चेक करो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। प्रैक्टिस से आपको एक बार में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार यहाँ पे अलग चीज दी हुई होगी। तो जैसे ही आपके पास में आया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या है 50 × 96,000, ये तो फिर बच्चा भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा इसको, तो 50 × 96,000, इसमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, केवल आपको फॉर्मूला पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट।
और पकड़ में कब आएगा, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, ठीक है। प्रतिरोध आपको दे दिया 20 ओम। आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं सेम चीज आप इसमें अप्लाई कीजिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चाहे आप क्लास को यहीं रोक करके आगे कर लीजिए कि R बराबर 20 ओम दे दिया। दूसरी चीज क्या दी है, दूसरी इसने दी है कि धारा 5 एम्पियर लेती है, तो धारा 5 एम्पियर लेती है तो I बराबर 5 एम्पियर, ये लो धारा 5 एम्पियर ले ली। अब इसने बोला कि 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकलित कीजिए, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, 30 सेकंड में कितनी हीट उत्पन्न होती है, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि HRIT, ये HIRT, इसमें आपको संबंध, एक सबसे मेन संबंध जो था वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, याद नहीं भी हुआ तो भी अब याद कर लीजिए कि H बराबर जूल का तापन का नियम, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT, जहां H I² के समानुपाती, R के समानुपाती, T के समानुपाती, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो I का मान यहाँ दे दिया, T का मान यहाँ दे दिया, R का मान यहाँ दे दिया। अब तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, चाहो तो मैं आगे स्किप कर सकता हूँ, चाहो तो मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब क्या है इसमें, अब तो कुछ भी नहीं है, ये लो, ये लीजिए, H बराबर I² 5 × 5, R कितना है 20, T कितना है 30, बस अब तो कोई भी कर लेगा इसको। 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 1 0 × 30, 5 थी 15, बस आ गया आंसर, हीट 15,000 जूल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास था क्या, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो मान दिया हुआ वो मान हमने यहाँ फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तब लगेंगे आपको जब आपको फॉर्मूले याद होंगे और आप इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक बार आपको शॉर्ट में आप लिख लीजिए, या आप यहाँ पे सीधे यही लिख लीजिए कि ये क्या है, ये R है, ये क्या है, ये I है, और ये क्या है, ये T है। तो आप यहाँ पे देख करके I, R, T और H पूछा है, यहाँ पे इस तरीके से कर करके आप टाइम बचा सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, तो आपको सीधे यहाँ दिख जाएगा। अगर आप एक बार इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपके पास में अगली बार करने में तो आप सीधे यहीं पे देख करके आपको सीधे लगेगा I² RT, और आप फर्स्ट स्टेप ही ये वाली करेंगे, फर्स्ट स्टेप ही आप जो क्वेश्चन में करेंगे वो ये करेंगे, बाकी का पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 2 लाइन करके आंसर पा जाएंगे सीधा, 10 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब अगला, ये तो हो गया हमारा विद्युत ऊष्मा, मतलब ऊष्मीय इफेक्ट पे जो आपके पास में जो क्वेश्चन थे, ये था तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और तापीय प्रभाव पर आधारित जो युक्तियां, तापीय प्रभाव पर आधारित जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की। क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। अब इसके बारे में, इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो हो जाएगी विद्युत शक्ति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत शक्ति। अभी इंपॉर्टेंट कैसे कि ये हम ऊर्जा में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं हम, बाद में जब कार्य ऊर्जा वाला जो चैप्टर आएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति, उसमें भी जो शक्ति आएगी वहां पे भी हम विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले शक्ति। शक्ति होती क्या है, जब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ सेकंड में, मतलब प्रति सेकंड में कितना कार्य कर पा रहे हैं, वो उसकी विद्युत की शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या होती है कि प्रति सेकंड विद्युत धारा प्रवाहित करने, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड हो गया, यानी कि टी का तो हमें भाग देना है। जब भी प्रति सेकंड बोल रहे हैं तो टी का भाग देना है, किसमें देना है, किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य, कार्य क्या होता है W, तो प्रति सेकंड किया गया कार्य वो विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो विद्युत शक्ति प्रति सेकंड कार्य करने की दर, ये क्या हो गया, विद्युत शक्ति क्या हो गई कि 1 सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है वो उसकी शक्ति हो जाएगी। ये प्रति सेकंड कितना कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हो गया, ये समय हो गया, और P क्या हो गई, ये शक्ति। P मतलब पावर, P मतलब पावर। अब इसी पर आधारित वही जैसे हमने संबंध देखे थे आपस में, भाई Q बराबर 8, Q बराबर NE, यहाँ पे W बराबर VQ, इस तरीके से आप फॉर्मूले रख करके और इसमें मान निकाल सकते हैं। और मान निकालने पर एक और फॉर्मूला आप यहाँ याद रख सकते हैं, वो आएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, डेरिवेशन आपके काम नहीं आएगा किस तरीके से हमने निकाला, आप वैसे भी आखिर में जाकर के फॉर्मूला याद रखना है, तो आप सीधे से ये याद रख लीजिए, P बराबर VI, P बराबर VI, VI को ऐसे याद रख लीजिए, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया की पावर कम हो चुकी है आजकल, क्योंकि एयरटेल और जियो ने अपना एकाधिकार जमा लिया, तो आप ये समझ लीजिए पावर किसकी, VI को, पावर किसको चाहिए, VI को,
पावर P बराबर VI। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से याद रख लीजिए P बराबर VI। और वो तो आपको याद हो ही गया कि कार्य करने की, प्रति सेकंड कार्य करने की दर, ठीक है, वो क्या होती है, शक्ति। भाई 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, कि 1 सेकंड में वो कितना गर्म कर पा रही है, 1 सेकंड में वो कितना हीट दे रही है, वो उसकी हो जाएगी विद्युत शक्ति, वो उसकी शक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब शक्ति के अलग अलग मात्रक होते हैं, शक्ति के अलग अलग काफी मात्रक होते हैं। सबसे मेन जो ज्यादा चलन में है वो तो है आपका वाट, वो तो आपका वाट है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि शक्ति का जो ज्यादा चलन में है वो तो है आपका वाट, शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है। अब वाट भी हो सकता है, किलो वाट भी हो सकता है, मिली वाट भी हो सकता है, वाट घंटा भी हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। तो वाट तो है ही है, फिर उसको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। एक और शक्ति की इकाई होती है, वो क्या होती है, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपने सुना होगा, जैसे एचपी, एचपी बोलते हैं, एचपी, एचपी ये हो गया आपका हॉर्स पावर। इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। ये भी एक मात्रक होता है। अब ये क्या, शक्ति को नापने का एक मात्रक है। आपको सीधे से ये याद रखना है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। यहां आपके पास में लिखा हुआ भी होगा, ये लिख रहा, हाँ, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये सारा सब कुछ पूरे मात्रक ये लिखे हुए। तो यहाँ पे मेनली आपको अश्व शक्ति में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो वो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। जैसे आप ये याद रखते हैं कि जैसे कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो वो आप सीधे सीधे याद रख लेते हैं कि 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं। वैसे कि वैसे आप यहाँ याद रख लेंगे कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब इसमें मेन क्या है, जैसे हॉर्स पावर क्या होती है, हॉर्स पावर जैसे आप देखे होंगे मोटर में कई चीजें, जो मोटर की क्षमता नापने की, मोटर कितने क्षमता की है, आपने देखा होगा कि 1 वाट की आधा हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, आधा हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की मोटर है। या हम देखते हैं अभी आपके पास में योजना भी चल रही है आजकल, जिसमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर विद्युत सोलर पंप के आधार पर जो योजना चल रही है, वो सेंट्रल में कुछ योजनाएं चल रही है जो उसमें पंप की आधार की क्षमता देखी जाती है कि 5 हॉर्स पावर तक वहां पे उनको पंप को सौर्यीकरण हमें करना है, सौर्यीकरण करने के लिए वो योजनाएं चल रही है। तो वो हॉर्स पावर में ही नापी जाती है। जो मोटर की क्षमता है, पानी वाले पंपों की जो क्षमता होती है, वो हॉर्स पावर में नापी जाती है कि 1 हॉर्स पावर का है, आधा हॉर्स पावर का है, 2, 3, 5। ये हॉर्स पावर भी एक तरह से इकाई है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है, सीधे से याद रखना है। अब जैसे अलग अलग शक्ति की कोई भी चीज़ है, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी आपको कैसे समझ में आएगा, कि जैसे समझ लीजिए कि कोई 9 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो 9 वाट का बल्ब है, उसका मतलब उसकी शक्ति कितनी है, 9 वाट, तो वो कम हो गई। कोई 150 150 वाट की टीवी है, तो उसकी शक्ति हो गई 150 वाट। ये आपकी 1000 वाट की रोड है पानी गर्म करने की, कुछ भी रोड या कोई और दूसरी विद्युत कोई भी उपकरण है, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि पावर किसका ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि 1000 वाट ले रही है, ये एक मतलब ये जो ले रही है वो 1000 वाट ले रही है, ये 150 वाट और ये 9 वाट। तो ये पावर कम ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि आप चार्जर पे भी कई बार देखते हैं कि ये 18 वाट का चार्जर है, ये 30 वाट का चार्जर है, ये 65 वाट का चार्जर है, ये 100 वाट का चार्जर है। तो मतलब जिसका वाट ज़्यादा, यानी कि उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा, वो उतनी तेज़ी से चार्ज करेगा, उतनी ज़्यादा विद्युत देगा। ये इसमें संबंध होता है कि भाई जिसका वाट कम उसकी विद्युत क्षमता भी कम। ये निकालते कैसे हैं, निकालते ऐसे हैं कि जब हम एक तरह से मात्रक देखा जाए कि जब हमारे घरों में बिजली का बिल भी आता है, तो बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है कि 1 यूनिट, 100 यूनिट। अभी जैसे बिजली का बिल जो फ्री कर रहे हैं कि भाई 150 यूनिट तक, 100 को बढ़ा करके 150 यूनिट जो कर दिया गया, तो वो 150 यूनिट में चलता है। अब वो मात्रक यूनिट में चलता है, हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं वाट में। यहाँ पानी किस में चल रहा है, हॉर्स पावर में, कि 1 हॉर्स पावर कितना हो गया, 746 वाट। तो केवल आपको ये यूनिट याद रखनी है अलग अलग, जिसमें 3 तो मेन होती है, एक तो वाट, एक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट। दूसरा जो यूनिट, जो बिजली की आप गणना करेंगे, विद्युत धारा की, जो घरों में विद्युत धारा मीटर वगैरह जो भी आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, वो जो गणना करवाएगा वो यूनिट में करवाएगा। और वो यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हावर, यानी कि किलो, 1 वाट को किलो से गुणा कर दिया, किलो से गुणा किया, मतलब 1000 से गुणा किया, सॉरी 1 किलोवाट हावर, 1000 किलो मतलब 1000 का भाग दिया, वाट और हावर, हावर मतलब 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। अभी हमने निकाला था 1 आवर में 36 सेकंड। इसको अलग अलग निकालें तो आप यहाँ पे देखिए कि 1 किलोवाट आवर की हम बात कर रहे हैं कि 1
किलो वाट हावर। अब यहाँ पे 1 किलोवाट में कितने हो गए, 1 किलोवाट मतलब तो हो गया आपके पास में 1000 वाट। किलोवाट गुणा कर रहे हैं यहाँ पे 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। और हावर, हावर का मतलब क्या हो गया, हावर का मतलब हो गया आपके पास में 60 × 60 सेकंड। ठीक है, 60 मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड। एक 1000 तो इसमें वाट हो गया, और 60 × 60 ये हो गया आपके इतने वाट सेकंड हो गए। इनको जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 6 × 6 3600, 36, ये 2 जीरो यहाँ पे और ये 3 जीरो और यहाँ पे, तो इतनी आपके पास में 1 किलोवाट आवर की शक्ति होती है। इसके अंदर इतने वाट होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, इतने वाट। अब आपको इतना भी याद नहीं रखना, सीधे से आपको इसको एक शॉर्ट इकाई में याद रखना है कि 36 × 10 की घात कितनी है, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे सीधे से इसको याद रख लीजिए कि 36 × 10 की घात 5 वाट। ये क्या है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने हो गए, 36 × 10 की घात 5। या इसको और शॉर्ट में हम करें तो बिल्कुल जो फेमस, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, वो होता है आपके पास में एक और, आप इसमें 10 का भाग देंगे, ये यहाँ पे से 1 जीरो और इधर निकाल दे तो ये तो हो जाएगा 3.6, और वो 10 इधर चला गया तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 की घात 6। इसको आपको याद रखना है कि 3.6 × 10 की घात 6 वाट, 1 किलोवाट आवर। और इसी को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। यानी कि इतनी बिजली जब खर्च होगी तब आपके पास में 1 यूनिट का जो बिल आएगा। कैसे, कि अगर कोई बल्ब है, मान लीजिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, जैसे आपके पास में 100 वाट का बल्ब है तब कितनी बिजली खर्च होगी, या 1000 वाट की आपके पास में रोड है तब कितनी बिजली खर्च होगी। आप देखते हैं ना गीजर, रोड और जो ज़्यादा बड़े वाट की होती है तो हम बोलते हैं कि इसको कम चलाओ वरना बिल ज़्यादा आ जाएगा। अब तो नहीं बोलते क्योंकि अब फ्री हो चुका है, पर पहले तो बोलते थे कि इसको कम चलाओ, कम उपयोग करो, कम से कम उपयोग करते हैं, जल्दी से बंद कर देते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे बल्ब होते हैं, अब छोटे मोटे बल्ब चलते रहो लेकिन उनसे बिल इतना नहीं आता, क्योंकि वो 9 वाट के, 5 वाट के, 13 वाट, 17 वाट, 20 वाट, बहुत कम वाट के होते हैं, तो उसमें नहीं आता। और उसको हम गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 × 10 की घात 6 वाट। अब इसको निकालते कैसे, निकालते से ये इसका व्यावसायिक मात्रक हो गया, ये 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, 3.6 × 10 की घात 6 वाट, और ये हो गया आपके 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, और साथ में क्या हो गया, एक अश्वशक्ति हो गई 746 वाट। और आप यहां देखिए कि जैसे आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कुछ, अब इस पर आधारित हमें क्वेश्चन देख लेना है, 2-3 आप क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं, छोटे से छोटे एलडीसी, सीईटी से लेकर के आरएस तक के कई एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आराम से आ जाता है, बहुत आराम से। सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि यहाँ आपको पूछ लिया जाएगा कि जैसे 2 बल्ब हैं, 100 वाट के बल्ब है, 8 घंटे अगर चलाया जाए और 30 दिन तक चलाया जाए तो कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। सीधी सी बात है, अब आपको अपने घर का बिजली का बिल भी जोड़ना आ जाएगा कि कितनी यूनिट बिजली का ऊर्जा खर्च होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, जितनी आपको संख्या में बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर जितने भी दिए हुए हैं उसको गुणा करना है। किससे गुणा करना है, जितना टाइम दिया हुआ है, जितने दिन दिए हुए हैं, जितने घंटे दिए हुए हैं, उन सबसे आपको गुणा करना है, और आखिर में सिर्फ और सिर्फ 1000 का भाग दे देना है। तो उसमें आपके आ जाएगी यूनिट। 2 बल्ब है, ठीक है, 100 वाट के हैं, ये लो 2 बल्ब है, 100 वाट के हैं, 8 घंटे चलते हैं, ये 8 घंटे चलते हैं, 30 दिन तक चलते हैं तो ये 30 दिन तक चलते हैं। ठीक है, चला दिया सारा। 2 बल्ब हो गए, 100 वाट के हो गए, कितनी इसकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा हो गई। 2 थे, 3 थे, 10 थे, कितने भी हो गए। 8 घंटे चले, 18 घंटे चले, 16 घंटे चले, चल गए। 30 दिन तक चले, यहाँ लिखा जाए 1 महीना लिखा हुआ जाए तो हम उसको कन्वर्ट करके 30 दिन लिख देंगे। इस तरीके से चले, और आखिर में भाग किसका देना है, वो देना है आपको 1000 का। तो आपके पास में ये देख लीजिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई। अब आखिर में क्या बचा, यहाँ 8 × 24 और 24 दूनी 48, और ये आ गया आपके पास में 48 यूनिट। सीधा सा आंसर। सबसे सिंपल फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का। फॉर्मूला याद भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे से जो भी आपको दिया हुआ है उन सबको गुणा करो, 1000 का भाग करो और आंसर पाओ यूनिट में। यहाँ आप देख लीजिए 220। चलो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में कोई सा भी आ जाए, यहाँ पे 8 की जगह 18 कर दे, 30 की जगह 15 कर दे, 2 की जगह 10 कर दे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबको गुणा किया और 1000 का भाग दिया, सीधे से आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, आपके सामने जितने भी आए तो वो क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे, यहाँ चैप्टर के साथ में आपके बगल में टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी अभी अगली नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो उस टेस्ट में
आपको करना है जो सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ तक कि उसमें थ्योरी डिटेल भी होगी, और जो कुछ अगर हार्ड क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए तो उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, वीडियो बना करके भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी सॉल्यूशन उसमें नीचे दिए हुए होंगे। तो वो टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। आपको चैप्टर कितना याद हुआ वो आपका खुद का आकलन होगा, ठीक है। आपका योगात्मक आकलन होता है जिस तरीके से, वो योगात्मक आकलन ही आप समझ लीजिए कि भाई ये क्या है, आपका समेटिव असेसमेंट, कि जितना आपने चैप्टर को कितना अच्छे से आपको समझ में आया, उनके क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे राजस्थान के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है, और क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ठीक है। आप आसानी से कर लेंगे, और बाद में जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में नीचे थ्योरी में भी लिखा हुआ होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे, तो वो मैं आपको वीडियो में बाद में करवा दूंगा। अब इसमें देखेंगे और क्वेश्चन। एक बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। आई बराबर तो क्या है 0.5 एम्पियर, और वी बराबर क्या है 220 वोल्ट। तो बल्ब की शक्ति कितनी है, शक्ति कितनी है, पी कितनी है, पावर पूछा है कि बल्ब की शक्ति कितनी है। आपको सीधे से पता है, एक फॉर्मूला ये तो याद हो ही चुका था कि पावर सबसे कम किसकी होती है, यानी किसको पावर चाहिए, वोडाफोन आइडिया को। पावर किसको चाहिए, वोडाफोन आइडिया को। P बराबर VI, P बराबर VI। अब जिसको वोडाफोन आइडिया भी नहीं पता, तो ये एक मोबाइल कंपनी है वोडाफोन आइडिया मिक्स। पहले वोडाफोन और आइडिया अलग कंपनियां थी, अब वो मिक्स हो चुकी है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। P किसको, पावर किसको चाहिए, वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे सीधे से कर दिया, पावर का फॉर्मूला हमने लगाया, V का मान क्या है 220, I का मान क्या है 0.5, 0.5 मतलब 1/2, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110 जूल, ठीक है। 110 जूल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने सही फॉर्मूला लगाया तो आपके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पे भी क्या है, ये तो आपके पास में कितनी बार आ जाए, कहीं भी आ जाए, कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो किसी छोटे से छोटे एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इस चैप्टर से शक्ति से कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये उठ करके आता ही आता है। छोटे मोटे एग्जाम में भी आपके पास में पात्रता CET वगैरह में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। ये 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, अब देख लीजिए 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर है, वो 8 घंटे प्रतिदिन चलाया गया, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए 400 वाट का है रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे चलाया गया, 8 घंटे प्रतिदिन, और उसमें 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर, किलोवाट आवर वही यूनिट, प्रति यूनिट की जो खर्चा है वो कितना है 3 रुपये प्रति यूनिट, और इसको कितने दिन चलाया गया, 30 दिन इसको चलाया गया। तो ऊर्जा का खर्चा कितना है, मूल्य कितना है, ये चीज पूछी गई है। अब इसमें नई चीज क्या जोड़ दी, 3 रुपये। तो 3 रुपये को तो आप साइड में रख दो। एक बार आपको सबसे पहले यूनिट निकालना है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर की दर से, मतलब यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 400 वाट का है, सीधी सी बात है, हमें जो भी दिया हुआ है 400 वाट कितने 8 घंटे प्रतिदिन, ये 8 घंटे प्रतिदिन चलाया गया, और कितने दिन तक चलाया गया, 30 दिन तक ये चलाया गया, ठीक है। इतने दिन तक, इतने वाट, इतने घंटे, इतने दिन तक ये चलाया गया, और हाँ आखिर में हमें भाग क्या देना है 1000 का। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब क्या बचा, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ये आ गया आपके पास में 96 यूनिट, 96 यूनिट यानी कि किलोवाट आवर। इतना तो आपके पास में आ चुका। अब ये पूछा है कि प्रति यूनिट का जो खर्चा है वो 3 रुपये प्रति यूनिट का है, तो टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल खर्चा कितना होगा, ये देखिए आप कि 1 यूनिट का खर्चा अगर 3 रुपये है तो हमारे पास में कितनी आई 96, 96 यूनिट का कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3 रुपये। तो यहाँ पे सीधे से आंसर आ जाएगा 6 3 18, 9 3 27, 1 28, 288 रुपये। बस क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये सीधा सीधा आपको दे दिया गया कि भाई 400 वाट का है और 8 घंटे चलता है, 30 दिन चलता है, तो ये तो आपने निकाल लिया 96 यूनिट इनसे। अब इतना तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया था। नई चीज क्या जोड़ दी इसने कि 3 रुपये प्रति यूनिट का अगर खर्चा है तो टोटल खर्चा कितना है, तो 96 को हमने 3 से गुणा कर दिया और आपके पास में आ गया 288 रुपये। बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन अब आपको लगने लग गए होंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग रहा होगा कि आपको अब क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलेंगे आगे। अब कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, उसमें 5.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ आप जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। V बराबर है आपके पास में 220 वोल्ट। ज्यादा कुछ नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हुए चल रहे हैं कि विद्युत मोटर 220 वोल्ट की 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। I बराबर 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। अभी बोल रहा है मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। ये लो शक्ति हमने निर्धारित कर दी, क्या हो गई P।
जिसका मान हमें पता नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए, कि 2 घंटे में मोटर कितनी ज़्यादा ऊर्जा उपभोग कर पाएगी, इस चीज़ का आपको परिकलन करना है। अब इस चीज़ सीधी सी बात है कि 2 घंटे में, अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं जोड़ दी कि 2 घंटे में कितना उपभोग कर पाएगी। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पहले पावर निकाल के बाद में उसको 2 घंटे के रूप में अलग से कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो आप इसका पावर निकालिए, ये बात को हम साइड में रख देंगे एक बार, 2 घंटे वाली बात कि पावर निकालेंगे तो P बराबर VI, P बराबर VI, सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला हमने याद किया था, P बराबर VI। और VI क्या है आपके पास में 220 गुणा 5, और ये पावर आपकी आ गई कितनी, 22 पंजे 110 और 1 0, ये तो आ गया आपकी पावर। पावर कितनी, 1100 जूल। अब ये बोल रहा है कि 2 घंटे में कितनी ऊर्जा परिकलित कर पा रही है 2 घंटे में, ये तो आ गई पावर 1100 जूल। अब आपको निकालना है 2 घंटे में कितनी कर पा रही है, तो 2 घंटे में कितनी कर पा रही है, पावर बराबर 2 घंटे में 1100 इंटू 2, ठीक है, 1100 इंटू 2 वही आपके पास में आ जाएगा ये 2200, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2200 भी हो सकता है, या आपके पास में किलो जूल में भी आपके पास में आंसर हो सकता है, जैसे कि ये तो हो गया जूल में, लेकिन ये हो गया आपके पास में किलो जूल में। अगर आपको निकालना है तो वही आपको 1000 का भाग दे देना है, ये तो वाट इंटू घंटा, सॉरी ये तो वाट इंटू घंटा में, लेकिन ये आपने जो निकाला 2200 जूल, इसको ऑप्शन किस तरीके से पूछता है, ऑप्शन में आपके पास में ये हो सकता है कि जैसे 1.1 किलो जूल, 2.2 किलो जूल, 3.3 किलो जूल या 2 किलो जूल, ये ऑप्शन वहां पे हो सकते हैं। तब आपको ऑप्शन देख करके इसको ये करना है कि यार 2200 जूल अपने पास में है, किलो जूल में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो हमें क्या कर देना है, वही 1000 का भाग दे देना है, तो ये किस में हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट। 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.2, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और 1 जीरो से यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा, 2.2 किलो जूल, ठीक है। इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये शक्ति के इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और ये कुछ फॉर्मूले जो हमने शुरुआत में भी रिवीजन कर लिया, फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद रखने, वीर, V बराबर IR, I बराबर Q बराबर इट, Q बराबर इट, क्विट, क्विट हमने याद कर लिया, Q बराबर इट। फिर R का आपको याद होगा, R बराबर रो L अपॉन A। फिर आपको श्रेणी क्रम का याद हो गया, जितना भी आपको दिया हुआ है सीधे सीधे जोड़ दो। समांतर क्रम का आपको याद हो गया कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और शक्ति का हमने याद कर लिया, शक्ति, शक्ति किसको चाहिए, वोडाफोन आइडिया को, इसके पास नहीं है शक्ति, वोडाफोन आइडिया के पास, P बराबर VI, P बराबर VI। और H का, जूल का तापन का नियम, H बराबर I² RT। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, H बराबर I² RT। और जो आज फॉर्मूले देखे, ये सबसे बेसिक, दोबारा से देखिए, इतना तो हमें पता है कि W बराबर VQ, W बराबर VQ हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब यहाँ किया गया कार्य उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होता है। जितनी तेजी से हम थप्पड़ मारेंगे उतनी ही तेजी से सामने वाले का गाल गर्म हो जाएगा, अपना भी उतनी तेजी से होगा, वो बात की बात है। पर वही किया गया कार्य, जितना हमने कार्य किया उतनी ही ज्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतनी ज्यादा आवाज आएगी, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया वही किया गया कार्य, तो वो हीट के बराबर हो गया, इसलिए H बराबर भी VQ हो गया। W बराबर VQ था तो H बराबर भी VQ हो गया। अब H बराबर VQ इसका मेन फॉर्मूला हो गया। इस पर आधारित हमने 2-3 फॉर्मूले और डिराइव कर लिए कि V बराबर IR वीर, और Q बराबर इट, Q बराबर इट। ये आपने सीधे सीधे, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, क्विट, वीर आपको सीधे से याद हो जाए, क्यूनी, क्यूनी, ठीक है। यहाँ आपने इसमें मान रखा तो ये आ गया, एक तो एक बार तो केवल Q का मान रखा तो ये आ गया VIT, VIT, H बराबर VIT, ठीक है। फिर आपके पास में एक बार आपने वापस इसका भी V का भी मान रख दिया, तो V का मान V बराबर IR वीर, तो यह भी मान रख करके आपके पास ये आ गया जूल का तापन का नियम। और वो क्या होता है, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि H बराबर I² RT। फिर इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमने H का निकाला, वो था V² अपॉन R इंटू T, V² अपॉन R इंटू T, ठीक है। ये फॉर्मूला आज हमने देख लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके थे, ऊष्मा के, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, जूल के तापन का नियम। और इस पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और फिर उसके बाद में हमने इसके क्वेश्चन किए। तो क्वेश्चन, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगे होंगे। एक बार आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर रखना है। और इसी तरीके से हमने बात की विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति में मेन जो फॉर्मूला है वो है P बराबर VI, P बराबर VI। और उसी तरीके से हमने इसका मान निकाल लिया। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, इसका मात्रक होता है वाट इंटू घंटा। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वाट इंटू घंटा।
ठीक है। और इसके बाद में एक यूनिट कितनी होती है, एक व्यावसायिक मात्रक एक यूनिट होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶, 3.6 गुणा 10⁶। यहाँ पे सही कर देते थोड़ा, 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आपके पास भी अगर गलत लिख रहा है तो 3.6, ठीक है, 3.6 गुणा 10⁶। और इसके बाद में जो हमने देखे इस पर आधारित क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखने के बाद में उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूले अब तक याद हो चुके होंगे और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन थे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला, जब पास में पूछे जाए कितने यूनिट, यूनिट में आपके पास मान पूछे जाए, किलोवाट आवर में आपके पास मान पूछे जाए, जो भी दिया हुआ है, कितने घंटे, कितने उपकरण, कितने वाट, कितने दिन चला, उस सबको गुणा किया और 1000 का भाग दिया, आपके पास में सीधे सीधे यूनिट में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी और ये हमारी विद्युत की 4 क्लासेस आज कंप्लीट हो गई। तो देखा जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट जितना ज़्यादा हो सकता है वो आपके अब तक कवर हो चुका है। अब आप जो करेंगे, एक क्लास हम क्वेश्चन की करेंगे और बाद में जो टेस्ट के जो सिंपल क्वेश्चन है उनको हम क्लास में नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन आप खुद भी कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है आपके पास में, आंसर आप गलत भी करते हो तो आपको आ जाएगा। जैसे इसका मात्रक क्या है, आई का मात्रक क्या है, आर का मात्रक क्या है, ओम किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे और हो चुके होंगे। तो आप क्वेश्चन में सीधे टिक 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 करते हुए चलेंगे और सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। और कुछ जो न्यूमेरिकल है वो भी अगर आपके टेस्ट में है तो उसके क्वेश्चन आपको अलग से सॉल्यूशन करवा दी जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसकी क्वेश्चन की क्लास होगी और वो इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।